बीते 2 महीने में रूस पर दुनिया के 40 देशों ने करीब 8,269 प्रतिबंध लगाए हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, 8,269 प्रतिबंध अब तक रूस पर लग चुके हैं। ये प्रतिबंध रूस के बैंकों पर लगे, वहां की कंपनियों पर लगे, यहां तक कि वहां के बड़े उद्योगपति, राजनेता और उनके परिवारों पर भी लगे। अब रूस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश हो गया, एक ऐसा देश हो गया जिस पर अब तक सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे पूरी दुनिया में। प्रतिबंधों का गहरा असर रूस के अलावा उन देशों पर भी पड़ा जिनकी निर्भरता रूस के आयात पर थी। और महंगाई तो खैर पूरी दुनिया में बढ़ गई, उसका असर महंगाई के नजरिए से अगर आप देखेंगे, महंगाई के चश्मे से देखेंगे तो हर छोटी बड़ी अर्थव्यवस्था पर पड़ ही रहा है। हम आगे चर्चा बढ़ाएं और समझें रूस की भीतरी स्थिति, उसके संकट को, उससे पहले एक नजर डालते हैं कि रूस पर बड़े प्रतिबंध अब तक लगे कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से प्रतिबंध थे जिनको हमें सबसे ऊपर रखकर देखना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रतिबंध जो रूस पर लगा, जिसे सबसे नंबर 1 पर रखा जा सकता है, वो है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रूस को बाहर करना। यह सबसे बड़ा प्रतिबंध था जो रूस पर लगा था। दूसरा बड़ा प्रतिबंध, रूस को कोयले का आयात दुनिया के अलग अलग देशों को, जिसमें यूरोप भी शामिल है, सबने ये माना कि रूस से कोयले का आयात नहीं किया जाएगा। ये दूसरा बड़ा प्रतिबंध जो रूस पर था। रूस का जो फॉरेक्स रिजर्व था, अलग अलग देशों में जो रूस ने अपना फॉरेक्स रिजर्व इकट्ठा कर रखा था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रूस की संपत्ति जो अलग अलग देशों में थी, उनको सीज कर लिया गया। बहुत सारी कंपनियों ने अपना व्यापार वहां से समेट लिया। तो ये तमाम ऐसे प्रतिबंध थे जिनसे रूस को रोकने की या कहिए बांधने की, उसका दम घोटने की कोशिश की जा रही थी। ये कोशिश कितनी कामयाब हुई, ये हमने आपको अलग अलग प्रोग्राम्स में कई बार अंशुमान जी ने विस्तार से समझाया। आज हम दूसरे गेट से इस लड़ाई में घुसते हैं। आज हम समझेंगे रूस की अर्थव्यवस्था की भीतरी स्थिति। सर, पहला सवाल, सीधा सवाल, रूस की अपने अंदर की स्थिति अगर देखें और देशों की बात छोड़ के, रूस की भीतरी स्थिति इस समय कैसी है? शुभम, ये सवाल सबके दिमाग में है और पिछले करीब करीब 1 हफ्ते से लगातार लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन प्रतिबंधों के बाद युद्ध कब तक जारी रहेगा और रूस इसमें कितना लंबा सस्टेन करेगा या सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए हमारी आज ये कोशिश थी कि हम आपको भीतर तक जाकर ये बताएं कि रूस कहाँ खड़ा है। तो कुछ बड़े बड़े मोटे आंकड़े हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें असर समझ में आएगा। प्रतिबंधों के मामले में एक बात बहुत महत्वपूर्ण जानने वाली है कि प्रतिबंधों का के असर का इतिहास मिश्रित रहा है। कुछ देशों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का बहुत खराब असर पड़ा, उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर काफी गहरा असर पड़ा, जैसे ईरान था। कुछ देशों पर इसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, जैसे हमने क्यूबा के बारे में बात की थी। पर यह पहली बार ऐसा हुआ कि रूस जैसी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, उस पर इतने बड़े प्रतिबंध और इतने सख्त प्रतिबंध लगाए गए। स्विफ्ट से बाहर करने की यह दूसरी घटना थी। ईरान के बाद रूस पहला देश था जिसे दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसको कि दुनिया में बैंकों के बीच कामकाज का जीमेल कहा जाता है, उससे बाहर किया गया और उसका असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, हमें दिखाई दे रहा है। पहली चीज समझना जरूरी है कि रूस की अर्थव्यवस्था, जिसमें युद्ध से पहले तक करीब 2% की ग्रोथ की उम्मीद थी, इस साल वो 7% के आसपास श्रिंक करेगी, यानी उसमें 7% की गिरावट आएगी, नकारात्मक गिरावट आएगी। यानी एक चीज स्पष्ट है, रूस प्रतिबंधों के कारण, युद्ध के कारण गहरी मंदी में धंस गया है, ये बात स्पष्ट है। दूसरी चीज ये कि रूस की महंगाई दर करीब करीब 17% के आसपास है। जिनको लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें रूस को देखना चाहिए। और रूस में महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन का दुनिया का सबसे भयावह इतिहास है, सबसे खराब इतिहास है। रूस ने पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल, शताब्दी दर शताब्दी बहुत भयानक महंगाई देखी है और लगभग हर 20-25 साल में रूस में महंगाई का एक चक्र आता है और रूस फिर उस तरीके की महंगाई में जा रहा है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज यह है कि रूस को अभी तक युद्ध से लगभग 20 से 21 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। ग्रोजनी चेचन्या वाला जो वार हुआ था 99-2000 में, उस पर रूस को लगभग 3.8 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़े थे। इतना ही पैसा लगभग रूस को खर्च करना पड़ा था जब उसने 2014 में क्रीमिया पर हमला किया था। तो उसे मान लिया जाए और रूस को पिछले 2 महीने के खर्च को मान लिया जाए तो करीब 20 से 21 बिलियन डॉलर का लॉस रूस को वार के लॉस के तौर पर हो चुका है। और एक और तीसरा जो लॉस जोड़ा जाता है युद्ध के तौर पर, वो ये माना जाता है कि किसी देश के में कितने लोगों की मौत हुई है युद्ध के कारण, और उसको जीडीपी में हमें कैलकुलेट किया जाता। तो उस हिसाब से माना जा रहा है कि अगर जो यूक्रेन का दावा है कि करीब 10,000 के आसपास रशियन सैनिक इसमें मारे गए हैं, अगर उसे मान लिया जाए तो करीब 4 बिलियन डॉलर के आसपास का लॉस
जीडीपी में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से जो वैल्यूएशन किया जाता, उस हिसाब से इतना लॉस रूस को तात्कालिक तौर पर हो चुका है। तो अगर प्रतिबंधों के कारण दुनिया के बाजार से रूस का बाहर होना, निर्यात खत्म होना एक पहलू है, तो दूसरा पहलू यह है कि रूस की अर्थव्यवस्था के भीतर महंगाई आ चुकी है, मंदी की संभावनाएं हैं, और रूस इस उलझन में है कि महंगाई बढ़ने के बाद भी रूस के सेंट्रल बैंक को ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ी। और इसलिए हमने देखा कि जब महंगाई वहां 10 से 12% के ऊपर गई थी तो रूस के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाने के बजाय ब्याज दरें घटा दी थी। तो रूस के अंदर की जनता के लिए, रूस के भीतर के लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल है और काफी कठिन दिखाई दे रही। बाकी प्रतिबंधों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों पर असर किया है। जैसे रूस की अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट छवि खत्म हो गई है। दुनिया की जितनी कंपनियां वहां निवेश करती थी और उनके जो कारोबारी लेन देन थे वो खत्म हो गए। रूस के निवेशक और रूस की जो बड़ी कंपनियों ने विदेश में निवेश किए थे, उनकी संपत्तियां तो फ्रीज हो गई हैं या उनका कामकाज बंद हो गया। तो उनके जरिए जो विदेशी मुद्रा रूस में आती थी, उनके कामकाज के जरिए आती थी, वो सारी विदेशी मुद्रा आना रुक गई है। तो अगर प्रतिबंधों का असर देखें तो 2 महीने में रूस की अर्थव्यवस्था का, भीतरी अर्थव्यवस्था का दम लगभग घुट गया है। लेकिन इससे रूस की युद्ध को जारी रखने की जो जिद है उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। उसकी क्या वजह, इस पर हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पहले मोटे आंकड़े थे जो हमें रूस की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना जरूरी था, और इसी असर का शायद ये अनुमान है। तभी आप देखिए तो जीडीपी अनुमान है अब वो रूस का ये है कि वो -13% तक लुढ़क सकती है वहां की जीडीपी। यूक्रेन के संबंध में ये जो अनुमान आया है वो आया है 23.5% का। सर, अगला सवाल, अब तक चर्चाओं में ज्यादातर ये रहा कि रूस की गैस जर्मनी को निर्यात होती है, बड़ी निर्भरता है यूरोप की, उसमें बैक एंड फोर्थ बार बार कोशिश ये की जा रही है किसी तरह ये निर्भरता खत्म की जाए। आयात के नजरिए से अगर हम देखें तो रूस आयात क्या क्या करता है, और उसमें समझना यह भी जरूरी है कि जब डॉलर आ नहीं रहा है उतनी तेजी से तो आयात का पेमेंट कैसे होगा। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो शुभम आपने उठाया कि हम अभी तक रूस के निर्यात की बात करते थे और ये समझते थे कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, बड़े निर्यातकों में से, खासतौर से ऊर्जा और धातु के निर्यातकों के तौर पर रूस का कि दुनिया की अर्थव्यवस्था से जो इंटीग्रेशन है वो बड़ा है। पर जो रूस के 2021 के आंकड़े हैं, इंपोर्ट के आंकड़े, वो कम नहीं है। $293 बिलियन का इंपोर्ट है रूस का, जिसमें सबसे बड़ा करीब करीब $11 बिलियन के आसपास का इंपोर्ट फूड का है, कपड़ों का इंपोर्ट है, दवाओं का, एंटीबायोटिक्स का इंपोर्ट है, और सबसे बड़ा $114 बिलियन का इंपोर्ट मशीनरी और इक्विपमेंट्स का है। क्योंकि रूस एक एनर्जी इकोनॉमी है, मिनरल इकोनॉमी है, तो वहाँ सबसे बड़ी खपत कैपिटल गुड्स की होती है। जब आप एक मिनरल अर्थव्यवस्था होंगे तो आपको प्लांट्स की ज़रूरत है, फैक्ट्रीज की ज़रूरत है, बड़ी मशीनों की ज़रूरत है। तो $114 बिलियन का ये इंपोर्ट है। अगर हम इसके अलावा कार, पैसेंजर कार, फर्नीचर और लग्जरी सामानों की ज़रूरत माने तो रूस का आयात कोई कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि रूस, पुतिन की अर्थव्यवस्था कोई पूरी तरह आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी जिसके कारण उसको युद्ध में लंबे समय तक सर्वाइव किया जा सकता था। रूस का करीब 10 से 20 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, जिसे फिनांस करने के लिए उसे विदेशी मुद्रा की जरूरत है। और यही सबसे बड़ी दुविधा शुरू होती है कि रूस की करीब $488 बिलियन के आसपास के जो विदेशी मुद्रा भंडार थे, जो हार्ड करेंसी के तौर पर थे या विदेश के बॉन्डों में निवेश किए हुए थे, वो फंसे हुए हैं। और ये चार्ट आपको बताते हैं कि रूस बताता है, इसको यहाँ से इसे और समझने की कोशिश करें कि रूस भले ही सैन्य रूप से दुनिया की महाशक्ति हो, पर आर्थिक रूप से कोई महाशक्ति नहीं है। और आप देखें कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में रूस का हिस्सा केवल 3%। और यही विभीषिका है, या यही सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की बात है कि रूस की अर्थव्यवस्था जिसकी हिस्सेदारी 3% है, रूस की अर्थव्यवस्था जिसमें मंदी 13% तक जा सकती है, रूस में जहां महंगाई 16-16.5% के आसपास पहुंच गई, वहां के लोगों की जिंदगी कैसी हो रही होगी। और जब विदेशी मुद्रा भंडार में एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है, तो जिन जिन चीजों का आयात रूस को करना है उनके आयात रुक चुके हैं, और उसका असर हमें महंगाई में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आयात रुक जाना बड़ी चिंता है, क्योंकि जिन चीज़ों का आयात रुका है वो देर सवेर पहले शॉर्टेजेस होंगे और उसके बाद जब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे तो आम जन का जीवन भी प्रभावित होगा। सर, एक और बड़ी बात जो विदेशी कर्ज से जुड़ी है, रूस पर विदेशी कर्ज कितना है और वो चुकेगा कैसे फिर?
विदेशी कर्ज के रूस पर कुल विदेशी कर्ज जो है वो, जिसका आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, वो करीब करीब 490 बिलियन डॉलर का रूस पर विदेशी कर्ज है। 2021 का आंकड़ा हमारे पास है, जिसमें करीब 67.7 बिलियन डॉलर का रशियन गवर्नमेंट का डेट है और 78 बिलियन डॉलर के आसपास का डेट बैंक्स का डेट है, जो बैंक्स ने अपने बॉन्ड्स बाहर डाल रखे हैं। टोटल जो डेट सर्विस है वो 490 बिलियन डॉलर डेट है और उसकी सर्विस कॉस्ट 100 बिलियन डॉलर पर ईयर की है, यानी 100 बिलियन डॉलर पर ईयर की सर्विसिंग कॉस्ट है। और डिफॉल्ट पर मनी सेंटर में चर्चा कर चुके हैं कि रूस के डिफॉल्ट शुरू हो गए हैं। मतलब रूस को ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर के आसपास की एक्स्ट्रा जरूरत अगले साल से और पड़ने लगेगी डेट की सर्विसिंग के लिए। अब यहां हमें दो चीजें समझना जरूरी है। चूंकि हमने रूबल में तेज गिरावट देखी, हालांकि रूबल अभी थोड़ा बहुत स्थिर है, लेकिन हमने शुरुआत के दिनों में रूबल में गिरावट देखी। रूबल में थोड़ी बढ़ोतरी है, पर रूबल अभी भी दुनिया की सबसे खराब और कमजोर मुद्राओं में शामिल है। रूस को व्यापार करने के लिए, अपने देश के लोगों के लिए दवा, मशीनें, सामान खरीदने के लिए और इस कर्ज को चुकाने के लिए डॉलर की जरूरत है। और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति नहीं है, जो निर्यात केवल एक खिड़की खुली है, वहां से होने वाला निर्यात ही डॉलर लेकर आ रहा है, जिस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जब कहीं से कोई और रास्ता नहीं है, तो डेट में डिफॉल्ट होने का खतरा काफी बड़ा है और वो डिफॉल्ट शुरू भी हो गए हैं। रूस के का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, उसमें जो पैसा था, जिसको नेशनल वेलबींग फंड कहते थे, उसमें जो रिजर्व्स रखे थे, उनका इस्तेमाल भी शुरू हुआ है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा है। और यहाँ एक चीज़ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि रूस ने रूबल की गिरावट को रोकने के लिए एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लिया है। रूस ने ये फैसला किया था कि रूबल की कीमत सोने से निर्धारित की जाएगी। ये कोशिश इस बात की थी कि जो लोगों के पास सोना है उसे खरीद कर उसे कलेक्ट किया जाए रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में। तो ये दूसरी सबसे बड़ी दरार है। रूस का डिफॉल्ट करने का मतलब है कि बहुत बड़ी समस्या दुनिया के वित्तीय बाजारों के लिए और खासतौर पर रूस की अर्थव्यवस्था के लिए। रूस की रेलवे डिफॉल्ट कर गई है, रूस के रेलवे के डिफॉल्ट होने की सूचना आ चुकी। तो ये तीसरा हिस्सा है जो विदेशी कर्ज से जुड़ा हुआ है। सर, अगर विदेशी कर्ज को देखें, आयात पर जो ज़रूरतें हैं उनको देखें, रूस पे लगे प्रतिबंधों को देखें, तो इस सब के बाद एक सीधा सवाल है कि फिर रूस इस युद्ध में, या कहिए इस स्थिति में, कब तक टिक पाएगा? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इस तरीके की परिस्थिति, इतने भयानक प्रतिबंधों के बाद भी रूस खड़ा किसकी ताकत पर है। और उसके लिए आप रूबल के उतार चढ़ाव को करीब से देख सकते हैं। शुभ, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव को और उसकी ताकत को समझने के लिए उसकी मुद्रा को समझना जरूरी है। रूबल शुरुआती दिनों में तेजी से गिरा, लेकिन अब स्टेबल होकर 80 डॉलर के आसपास आ गया है। और इसकी सबसे बड़ी चीज यह है कि दुनिया भर की महंगाई पुतिन की मदद कर रही है। रूस के पास जो उसका सबसे बड़ा मेन स्टे है बिजनेस का या कारोबार का, जहां से उसे अभी भी डॉलर मिल रहे हैं, वो तेल का निर्यात है। यह माना जा रहा है कि अप्रैल में अकेले रूस ने एनर्जी के सेल से 9.6 बिलियन डॉलर की कमाई की है। यूरोप के देश यूरोपियन यूनियन के देश रूस को करीब 38 बिलियन डॉलर के आसपास का भुगतान अभी तक कर चुके हैं, जब से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है। और ये रूस की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कुछ बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड पाइपलाइंस हैं, ट्रेड लाइंस हैं। उन ट्रेड लाइंस में सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड लाइन है ऊर्जा की, जिसमें कोयला बंद हो चुका है। कच्चा तेल और गैस सबसे महत्वपूर्ण मेन स्टे है, जहां से रूस को विदेशी मुद्रा मिल रही है। और जो ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, जिस पर हम पहले भी बोलते रहे कि ओपेक देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ऊंचे रखने के पक्ष में है। रूस भी चाहता है कि कच्चे तेल की कीमत ऊंची रहे। यह माना जा रहा है कि इससे सरकार का जो इमरजेंसी फंड है, उसमें करीब 3.2 बिलियन डॉलर का पैसा सिर्फ तेल और गैस की कीमतों से आ रहा है। और यही वो पुतिन की ताकत है, जिसके कारण वो अपने युद्ध को या युद्ध की तैयारियों को फिनांस कर सकते हैं। युद्ध करने वाले, युद्ध पर हमला करने वाले राजनेता अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों का आकलन कर चुके होते हैं, उनके नुकसान की गणना होती रहती है, इसलिए वो इसे फिनांस कर सकते हैं। और यही वजह है कि यूरोप इस तैयारी पर है कि जब तक तेल और रूस के तेल और गैस पर निर्भरता कम की जाए, क्योंकि जैसे ही वो बंद होगा शुभम, उसके बाद फिर रूस को 6 महीने या साल भर से ज्यादा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो रूस कब तक टिक पाएगा? जी, तब तक टिक पाएगा जब तक उसके तेल और गैस पर निर्भरता खत्म नहीं होती। जिस दिन वो खत्म हो जाएगी, रूस का खेल आप खत्म समझ सकते हैं।